नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस वापस स्टार्ट हो गई है। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीड्स ऑफ शिप। आपके सिलेबस के अंदर करीबन करीबन 8 भेड़ की नस्लें दे रखी है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी 2 भेड़ की नस्लों की। सबसे पहले हमने बात की थी मारवाड़ी की, और मारवाड़ी के बाद मैंने आपको बताया था चोकला के बारे में। आज हम उसके आगे वाली नस्लों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके कमेंट पढ़े थे, काफी अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मारवाड़ी हम पढ़ चुके हैं, चोकला हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे नंबर की नस्ल हमारे पास है मालपुरा। मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड है। एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए मालपुरा का ओरिजिन कहां से माना गया है, उत्पत्ति स्थान। तो बहुत इजी है, नाम से पता चल रहा है मालपुरा, और मालपुरा से ही इसका क्या माना गया है ओरिजिन। मालपुरा टोंक राजस्थान, ये आपको याद रखना है, मालपुरा टोंक। आओ आगे बढ़ते हैं। बात करें जैसे कि ये नस्ल कहां कहां पर पाई जाती है, तो आप टोंक में चल जाओ, अजमेर में चल जाओ, बूंदी में चल जाओ, इन जिलों में नस्ल आपको मिल जाएगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो राजस्थान के अंदर, जैसे कि अजमेर में ये नस्ल आपको मिलेगी, अजमेर में मिलेगी, बूंदी में आपको मिलेगी। इसके अलावा जयपुर में नस्ल आपको मिल जाएगी। आदि जिलों में नस्ल पाई जाती है। आओ बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, विशेषताएं की बात कर रहे हैं हम। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता, यह एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, मतलब द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अच्छा, द्विप्रयोजनीय नस्लें क्या होती हैं? ऐसी नस्लें जिनको दो उद्देश्य के लिए पाला जाता हो। तो देखो, भेड़ का पालन किस लिए करते हैं? ऊन और मांस उत्पादन के लिए करते हैं। अब अलग अलग भेड़ होती है, कुछ भेड़ होती है जिनको सिर्फ ऊन के लिए ही पालते हैं, कुछ भेड़ होती है जिनको सिर्फ मांस के लिए ही पालते हैं। ऐसे में बात करूं मालपुरा की, तो जो मालपुरा ब्रीड है इसको मांस और ऊन दोनों के लिए पाला जाता है। तो लिखेंगे यह एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है। यह एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है। आप सभी नोटबुक में नोट करते हुए चले और मेरे साथ पॉइंट याद करने की कोशिश करें। यह एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द्विप्रयोजनीय के ब्रैकेट में लिख लेना किसको, मांस व ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। अब अगला पॉइंट आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इन दोनों में से भी मुख्यतः किसके लिए पाला जाता है? तो जो मालपुरा ब्रीड है इसको मुख्यतः मांस के लिए पाला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए मालपुरा ब्रीड को मुख्यतया किसके लिए पाला जाता है, ऑप्शन में आपको मांस भी मिलेगा, ऊन भी मिलेगा, और आपको क्या लगाना है, मांस लगाना है। कैसे याद रखोगे? मालपुरा से मांस आप याद रखोगे, मीट के लिए इसको पाला जाता है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, इस नस्ल को मुख्यतया मांस के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए पाला जाता है, पाला जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं सींग होते हैं या नहीं होते हैं। तो सींग नहीं होते, ना तो नर में सींग होते हैं और ना ही मादा में सींग होते हैं। अब मैंने बताया था कि सींग में बच्चा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन आप नहीं होगे। कैसे? इससे पहले देखो, मैंने आपको मारवाड़ी पढ़ाई। अच्छा, मारवाड़ी में क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें सींग पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी? हमने चोकला पढ़ी, जिसको हमने क्या कहा, राजस्थान की मरीनो कहा। क्या इसमें सींग थे क्या? इसमें भी सींग नहीं थे। अब मैंने किसकी बात की? मालपुरा की बात की। किसकी बात की? मालपुरा। और मालपुरा में क्या सींग पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। तो अब तक ये तीनों जो नस्लें हैं, कौन सी, मामा, चोकरो, याद है ना? बस इन तीनों में क्या नहीं पाए जाते हैं? सींग नहीं पाए जाते। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, इस नस्ल में सींग नहीं पाए जाते, मतलब सींग रहित है। कैसी है? सींग रहित नस्ल है, सींग रहित
नस्ल है। आगे बढ़ते हैं, किस किस में नहीं पाए जाते, तो ना तो नर में पाए जाते हैं और ना ही मादा में पाए जाते हैं, मतलब दोनों में ही सींग नहीं पाए जाते। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके मुंह की, इसके पेट की और इसके पैर की और टांगों की, मतलब पैर टांगे एक ही है, उन पर ऊन नहीं पाई जाती है। याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला स्टार लगा के आप लिखोगे, इसके इसके मुंह, इसके अलावा पेट की मैं बात कर रहा हूं और टांगों की बात कर रहा हूं, टांगों पर ऊन नहीं पाई जाती है, ऊन नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसको मुख्यतः किसके लिए पाला जाता है, मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी जो ऊन होती है इससे क्या बनाए जाते हैं, तो इसकी इतनी ज्यादा नॉर्मल कास ऊन नहीं होती है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस हम यहां पर नहीं लिखने वाले। हम बात करेंगे डायरेक्ट इसके ऊल प्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे, ऊल प्रोडक्शन की बात करेंगे। इसका ऊन उत्पादन कितना होता है, तो इसका ऊन उत्पादन होता है, हम बात कर रहे हैं मालपुरा की, 1.5 से 2 kg प्रति भेड़ प्रति वर्ष ऊन की प्राप्ति होती है। और आपको याद रखना है कि एक भेड़ से एक वर्ष में 2 बार ऊन उतारी जाती है। ठीक है, ये दोनों बार का मैंने बता दिया, प्रति वर्ष मैंने लगाया है, मतलब एक साल में इतनी ऊन की प्राप्ति होगी। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है मालपुरा से, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मालपुरा को मुख्यतया मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। और याद रखना, जो भेड़ का जो मांस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोलो, मटन बोलते हैं। मांस जरूर याद रखना, क्वेश्चन आता है हर एग्जाम के अंदर, वैसे मैंने बार बार रिवाइज करवाया है। आओ फिर से देख लो, अगर मैं बात करूं कि भैंस के मांस को क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे कि सर बफन हम कहेंगे। अगर मैं बात करूं कि गाय के मांस को क्या कहेंगे, सर गाय में भी आपने 2 बता दिए, एक तो बछड़ा बताया और एक गाय का बताया। अगर पर्टिकुलर गाय का आपसे पूछे तो आप उसको क्या बोलोगे, बीफ बोलोगे। लेकिन अगर बछड़े का मांस आपसे पूछे तो आप उसको क्या बोलोगे, व्हील बोलोगे। इसके अलावा हमने बात की है किसकी, भेड़ की बात की, और भेड़ के मांस को हमने क्या बोला है, मटन हमने बोला है। इसके अलावा मुर्गी के मांस को हमने क्या बोला है, मुर्गी के मांस को हमने क्या बोला है, चिकन बोला है। तो अलग अलग है, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं सभी एग्जाम के अंदर। अगर आप जेट के पुराने पेपर उठा के देखोगे ना तो उनमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली नस्ल की हम बात करने वाले हैं। हमने 3 नस्लें अब तक पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, मारवाड़ी हमने पढ़ी है, इसके बाद हमने बात की चोकला की, जिसको हमने राजस्थान की मरीनो कहा है, और उसके बाद हमने बात की मालपुरा की। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे, 4th नंबर पे हम बात करेंगे कराकुल के बारे में। अच्छा, नाम आपने सुना होगा, कराकुल एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ब्रीड है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की, इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। अब देखो, कराकुल, इसका ओरिजिन कहां से माना है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से इसका ओरिजिन माना है। तो ओरिजिन में आप लिखोगे, अभी याद करवा दूंगा सारा का सारा, रिवाइज करवाऊंगा आपको, ठीक है। सेंट्रल एशिया से, मतलब मध्य एशिया से इसका क्या माना है, ओरिजिन माना है, उत्पत्ति स्थान माना गया है। अब हम बात करें कि जैसे नस्ल कहां कहां पर मिल सकती है, तो आप अफगानिस्तान चल जाओ, आप यूरोप में चल जाओ, वहां पर ये नस्ल आपको मिल जाएगी। और आप साउथ जो कंट्रीज हैं वहां पे चल जाओ, ये नस्ल आपको मिल जाएगी। आप लिख लो, अगर लिखना चाहो तो, जैसे कि अफगानिस्तान में नस्ल आपको मिलेगी। इसके अलावा यूरोप में आपको मिल जाएगी, आदि जगह पे है नस्ल आपको मिल जाएगी। आओ बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। और विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, जो कराकुल नस्ल है, इस नस्ल को मुख्य रूप से किसके लिए पाला जाता है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जो कराकुल है इसको मुख्य रूप से किसके लिए पालते हैं, पेल्ट के लिए पालते हैं। किसके लिए पालते हैं, सबसे पहला पॉइंट, इस नस्ल को मुख्य रूप से पेल्ट के लिए पाला जाता है, पेल्ट के लिए पाला जाता है। अच्छा, बेल्ट मत लिख लेना, मैं बात कर रहा हूं पेल्ट। अच्छा सर, ये पेल्ट क्या होती है, पेल्ट मानी होता है खाल। किसके लिए पालते हैं, खाल के लिए पालते हैं। आपने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा होगा कि जो हम पशु पालन करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मांस के लिए, दूध के लिए, इनके लिए ही करें।
आपने देखा होगा चमड़े के लिए भी हम करते हैं, कृषि कार्यों के लिए भी हम करते हैं, सिंचाई के लिए भी हम करते हैं। मतलब ये महत्व बता रहा हूं मैं आपको, उद्देश्य बता रहा हूं पशुपालन के। तो यहाँ पर ये जो कराकुल हैं इसको मुख्यतः खाल के लिए पाला जाता है। अब होता क्या है, इस नस्ल के जो कम उम्र के जो मेमने होते हैं उन मेमनों को कम उम्र में ही मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है और उस खाल से सर्दियों के लिए महंगे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे कि टोपी बनाई जाएगी, जैसे कि सर्दियों के लिए जैकेट वगैरह जो आती हैं, जर्सी जिसको हम बोलते हैं गांव में, वो बनाई जाती हैं किससे, इस खाल से। तो आओ आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे इस नस्ल के मेमनों को कम उम्र में मारकर बोलो मारकर उनसे क्या, अरे घुंघराली क्या, ऊन नहीं, ऊन वाली खाल, घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, खाल प्राप्त की जाती हैं जिससे सर्दियों के लिए महंगे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, आप नोट जरूर कर ले। जैसे कि कोचिंग में करते हैं ना, सर बोल रहे हैं ठीक है और आप नोट कर रहे हो, तो आप वैसा भी कर सकते हो, बट आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, मस्ट है, ठीक है। वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से वस्त्र है तो आप लिख लेना, जैसे कि जर्सी बनाई जाती है, वह टोपी बनाई जाती है और ये काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, याद रखोगे। आओ आगे बढ़ते हैं, अब सींग की चर्चा करते हैं। इससे पहले सींगों की कहानी मैंने आपको बताई है, आओ फिर बात कर लेते हैं इसमें सींग पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो देखो, नर में तो सींग पाए जाते हैं बट मादा में सींग नहीं पाए जाते, याद रखना। तो लिखोगे नर में सींग पाए जाते हैं, नर में सींग पाए जाते हैं तथा मादा सींग रहित होती है। कैसी होती है, सींग रहित होती है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आओ बात कर लेते हैं इसके ऊन प्रोडक्शन की। इसका ऊन उत्पादन कितना होता है, तो ऊन उत्पादन इसका होता है 2.5 से लेकर 3.5 kg, या इससे ज्यादा लिखो, कराकुल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कराकुल का आप लिखोगे 3 से 4 किलो प्रति वर्ष ऊन की प्राप्ति हो जाती है। तो अब तक मैंने आपको 4 नस्लें पढ़ा दी है। सबसे पहले हमने बात की थी मारवाड़ी की, और मारवाड़ी के बाद मैंने आपको बताया था चोकला के बारे में, और चोकला के बाद आज हमने बात की मालपुरा की और कराकुल की। आओ एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं। रिवाइज करवाने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया है आप बाद में नोट कर ले। भाई ले लिया होगा आप सबने स्क्रीनशॉट। आओ रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि पढ़ना मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है आपको याद करवाना। बात कर रहे हैं भेड़ की नस्लों की। सबसे पहले हमने बात करते हैं यहाँ पर आज की क्लास में मालपुरा। सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन की। ओरिजिन कहाँ से माना है, तो मालपुरा टोंक राजस्थान से इसका ओरिजिन माना है। हम बात करें कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगी, राजस्थान में तो अजमेर में चल जाओ। अजमेर से एक क्वेश्चन याद रखना कि सबसे ज्यादा पोल्ट्री अजमेर में ही है, सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन भी अजमेर में होता है। बात करें बूंदी और जयपुर, तो बूंदी और जयपुर में भी नस्ल आपको मिल जाएगी, इसको छोटी काशी कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर बेर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बात करें विशेषता की, तो यह एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है, मतलब दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है। इसको मांस और ऊन दोनों के उत्पादन के लिए पाला जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं। इस नस्ल को मुख्यतः किसके लिए, मांस के लिए। अच्छा, हाइलाइटर हो ना आपके पास तो इनको हाईलाइट कर लेना, इन पॉइंटों को, क्योंकि इन पॉइंटों के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आओ आगे बढ़ते हैं। सींग रहित नस्लें, नर और मादा दोनों में सींग नहीं पाए जाते। इसके मुंह, पेट, टांगों पर ऊन नहीं पाई जाती है, याद रखना। ऊन प्रोडक्शन की बात करें तो कितना, 1.5 से 2 kg प्रति भेड़ प्रति वर्ष ऊन की प्राप्ति होती है। बात करते हैं कराकुल की। ओरिजिन की हमने बात की तो सेंट्रल एशिया, यहां से क्वेश्चन आता है। मध्य एशिया इसका क्या है, ओरिजिन है। अफगानिस्तान, यूरोप आदि देशों में आपको
इसका क्या है, ओरिजिन है, अफगानिस्तान, यूरोप आदि देशों में आपको मिल जाएगी। विशेषताओं की बात करें, इस नस्ल को मुख्य रूप से किसके लिए पाला जाता है, पेल्ट के लिए। इस पे हाईलाइट लगा लो, पेल्ट माने होते हैं खाल के लिए। इस नस्ल के जो मेमने होते हैं उनको कम उम्र में मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, जिससे सर्दियों के लिए महंगे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि टोपी और जर्सी आदि। आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बोला कि नर में तो सींग पाए जाते हैं तथा मादा सींग रहित होती है, मतलब सींग नहीं पाए जाते मादा में, जबकि नर में पाए जाते हैं। इसका ऊल प्रोडक्शन हमने कितना देखा, 3 से 4 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष। और सबसे ज्यादा ऊल प्रोडक्शन किसका होता है, याद करो किसको, अरे मेरिनो को याद करो, ठीक है, इसीलिए तो सबसे श्रेष्ठ नस्लें हो। आओ आगे बढ़ते हैं, एक और नस्ल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे अगली नस्ल जैसलमेरी। किसकी बात करेंगे, हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो और कमेंट करते रहा करो, ठीक है। अगर किसी को कमेंट में जैसे कि सर मैं क्या कमेंट करूं, तो आप जय जवान जय किसान जरूर लिखें, क्योंकि जय जवान रहेगा तभी जय किसान रहेगा, ठीक है। तो आओ बात करते हैं अगली नस्ल, 5th नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, जैसलमेरी की बात करेंगे, जैसलमेरी। बात करते हैं जैसलमेरी नाम कैसे रखा गया, क्योंकि इसका जो मूल स्थान है वो क्या है, जैसलमेर जिला है। और जो जैसलमेर जिला इसका मूल स्थान है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, जैसलमेरी बोला गया है। तो ओरिजिन की अगर मैं बात करूं कि इसका ओरिजिन कहां से माना है, उत्पत्ति स्थान, तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा जैसलमेर, राजस्थान से माना गया है। कहां से माना गया है, जैसलमेर राजस्थान से। नस्ल कहां कहां पर मिलेगी, तो जोधपुर में मिल जाएगी आपको, बाड़मेर में मिल जाएगी, जैसलमेर में मिल जाएगी, आप याद रखना। बात कर लेते हैं इस नस्ल की विशेषताओं की, बात कर लेते हैं विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो जैसलमेरी है। अब अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में जो भी भेड़ पाई जाती है, उन सब भेड़ों की अपेक्षा ये आकार में, साइज में क्या होती है, बड़ी होती है, भारी होती है, ये आपको याद रखना है। तो अन्य भेड़ों, राजस्थान के अन्य भेड़ों की अपेक्षा ये कैसी होती है, बड़ी नस्ल है। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान की अन्य भेड़ों की अपेक्षा, अन्य भेड़ों की अपेक्षा कैसी होती है, अरे बोलो बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती हैं। और इस पे स्टार लगा लेना, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा जैसलमेरी है। लिख लेना, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा राजस्थानी है, सॉरी जैसलमेरी है। अब जैसलमेर से कुछ और भी याद आया होगा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो एक कैसी नस्ल है, रेगिस्तानी नस्ल है। जैसे कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से रेगिस्तानी नस्ल है, तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा जैसलमेरी, क्या जाएगा, जैसलमेरी। तो अगला पॉइंट लिखोगे आप विशेषताओं में, यह एक रेगिस्तानी नस्ल है। अच्छा, रेगिस्तान से कुछ और याद आया आपको, अरे डेजर्ट ऑफ शिप, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। सर ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, हमें याद है, लेकिन उससे इसका क्या कनेक्शन है। अच्छा, ऊंट कहीं दिनों तक बिना पानी पिए रहता है कि नहीं रहता। अच्छा, कहीं दिन का मतलब कितने दिन सर, अरे ये 7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब जब जैसलमेर में कौन पाए जा रहे हैं, देखो इधर जैसलमेर में ऊंट पाए जा रहे हैं। अच्छा, और जैसलमेर में कौन पाया जा रहा है, ये भेड़ पाई जा रही है। कौन सी भेड़, जैसलमेरी। तो यार इसने इससे कुछ तो सीखा होगा। तो ये जो जैसलमेरी भेड़ है, इसने ऊंट से सीखा कि आप 7 दिन तक बिना पानी पिए रहते हो, तो मैं भी 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती हूं, क्योंकि यार जैसलमेर है, पानी की कमी है, पानी नहीं मिलता। तो उसने इससे क्या सीखा, मतलब ये प्रतिकूल दशाओं में भी 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। याद रखना, स्टार लगा लेना। तो आओ आगे बढ़ते हैं। यह नस्ल रेगिस्तानी दशाओं में, यह नस्ल प्रतिकूल दशा लिखो, यह नस्ल प्रतिकूल दशाओं में 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती हैं।
रह सकती हैं। स्टार लगा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है, तो रोमन नाक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रोमन नाक पाई जाती है। बात करें सींगों की, तो सींग रहित नस्लें, कैसी नस्लें हैं, सींग रहित नस्ल हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके ऊल प्रोडक्शन की। इसका ऊन उत्पादन कितना होता है, तो इसका ऊन उत्पादन होता है 2.2 से लेकर 3.2 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष। आपको याद रखना है। तो हमने जैसलमेरी को भी पढ़ लिया है। क्वेश्चन कहां से आता है, तो याद रखना राजस्थान की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, आपका आंसर जाएगा जैसलमेरी है। अच्छा, रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, आपका आंसर जाएगा जैसलमेरी है। प्रतिकूल दशाओं में 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए कौन रहती है, तो जैसलमेरी है। रोमन नाक पाई जाती है। सींग रहित नस्लें और ऊल प्रोडक्शन हमने देख लिया 2.2 से 3.2 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष, ये आपको याद रखना है। तो अब तक मैं आपको 5 नस्लें पढ़ा चुका हूं। अब हमारे पास 3 नस्लें और हैं। कौन कौन सी है, जरा नाम बोलो। 3 नस्लें, जैसे कि हमने यहाँ पे 5th पढ़ लिया। 6 की अगर मैं बात करूं तो आगे आने वाले वीडियो में हम अविवस्त्र को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे हम पढ़ेंगे अविकालीन को पढ़ने वाले हैं। और 8वें नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, मेरिनो की। यहां से अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी को आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना है। अगर किसी को आंसर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलत आंसर दो या सही आंसर दो, बट आप कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अविवस्त्र और अविकालीन कहाँ से विकसित हुई है, या इनका ओरिजिन किसको माना गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो गाइज आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डालिए, अगले वीडियो में आपको आंसर दे दिया जाएगा। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाबा।